गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन पीडीएफ क्लास। आज बच्चे हम देखेंगे नवीन आर्थिक नीति के उद्देश्य के आगे जो आज हमारा जो है 7वें भाग रहेगा। इसमें आज देखेंगे नवीन आर्थिक नीति के मुख्य भाग में कौन कौन सा चीज़ हमने कार्य में दिए गए प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक नीति जो है किस प्रकार आर्थिक विकास के लिए बनाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज इसमें आर्थिक नीति के अंतर्गत में जो है पहला इसमें देखेंगे आर्थिक नीति अंतर्गत में दिया गया है ना। इसमें बताया गया नवीन जो होता है नई तकनीक के लिए नवीन आर्थिक नीति के मुख्य भाग निम्न है जिन्हें संशोधित कर नवीन रूप दिया गया ताकि उदारीकरण भूमंडलीकरण व निजीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उदारी मतलब जो उधार के लिए अपन किया जाता है आर्थिक विकास के लिए, भूमंडली मतलब पूरा भूगोल के लिए, और निजीकरण मतलब जो सेम करता है इस प्रकार के लिए है ना। तो देखते हैं वहाँ पर बताया गया है पहला है नवीन औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी बताया गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पतन के पश्चात बताया गया यहाँ पर कि कांग्रेस पुनः सत्ता में आई तब उसने 1951 में नवीन औद्योगिक नीति घोषणा की। इसी प्रकार आने वाले वर्षों में औद्योगिक नीति बनाई गई। इन सबकी विशेषता निम्न है। जैसे जैसे बताया तो मैं कल जो अधिकार सत्ता प्राप्त होता है अपना अपना नवीन अधिकार जो है नवीन नीति जो है गरीबों के लिए या सभी के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो पहला देखते हैं यहाँ पर पूंजी बाजार का विस्तार करना, मतलब यहाँ पर पूंजी बाजारों को महत्व दिया गया। दूसरा दिया है MRTP की अवधारणा को समाप्त करना, जो MRP मूल्य प्राइस वाले था उसमें धारणा को समाप्त किया गया था, मटेरियल ट्रांसपोर्ट ऐसा करके। तीसरा देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोग के लिए सुरक्षित क्षेत्र 17 को कम कर 8 कर दिया गया, जिन्हें बाद में केवल 4 ही कर दिया गया। सार्वजनिक मतलब जो अपने आप में रख देते हैं है ना, सभी के लिए किया जाता था है ना, वो है उसको 4 कर दिया घटा के। अगर देखते हैं इसमें चौथा नंबर में केवल महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर सभी को लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया गया। किसको छोड़कर? उद्योग को छोड़कर सभी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। बाद में अति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए मतलब एक सहानुभूति दिखाते हुए यह संख्या 18 से 4 कर दी गई जो सार्वजनिक वाला था। अब आते 20 वर्ष 2002 तक निम्न महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर सभी को लाइसेंसिंग व्यवस्था से मुक्त करा दिया गया। अब आते इसमें देखेंगे पहला कौन से मुक्त होंगे, अल्कोहल पेय पदार्थ से शराब बनाने संबंधित उद्योग मुक्त रहेगा। दूसरा है सिगार व तंबाकू से सिगरेट बनाने संबंधित उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस अंतरिक्ष व सुरक्षा उपकरण संबंधित उद्योग। उसके बाद चौथा नंबर देखेंगे विस्फोटक पदार्थ से संबंधित उद्योग। 5वें नंबर जोखिम युक्त रसायन के निर्माण से संबंधित उपक्रम। 6वां लघु उद्योगों की विनियोग सीमा 60 लाख से 75 लाख रुपए के बाद में 1 करोड़ कर दी गई। 7वां देखेंगे उच्च प्राथमिकता वाले 34 उद्योगों में 51% तक पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई, जो अच्छे उच्च वाले है, जिसके लिए फेरा में आवश्यक संशोधन किया गया। जो होता है सबके लिए कानून बनाया जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है। देख सकते हो इसमें फेरा जो है FERA प्रबंधों की समाप्ति कर देखो फेरा को हटाकर फेमा कर दिया गया। यहाँ पर FEMA मतलब फॉरेन एक्सचेंजिंग मैनेजमेंट अकाउंट को लागू किया गया। 9वां नंबर देखिए अनिवासी भारतीयों को अस्पताल होटल निर्यात गृह में 100% विनिवेश की अनुमति दे दी गई, मतलब आप कहीं भी कर सकते हो करके है ना, इस प्रकार इसको किया गया। अब आगे देखेंगे नवीन व्यापार नीति। उस व्यापार नीति में क्या क्या काम किया गया। न्यू ट्रेड पॉलिसी बनाया गया। यहाँ पर व्यापार में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण लाने के लिए निम्न कदम उठाया गया। मतलब यहाँ पर जो हमारे वातावरण में जो संतुलित के लिए या उदारीकरण मतलब उदारता दिखाने के लिए बोल सकते हैं यहाँ पर नीति लाया गया। पहला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क व टैरिफ को धीरे धीरे कम कर किया।
मतलब वहाँ पर जो सीमा शुल्क एक देश से दूसरे देश लाने के ले जाने में लगता था उसको कम किया गया यहाँ पर। दूसरा है अर्थव्यवस्था में खुलेपन लाने व उसका विस्तार करने हेतु विदेशी निवेश आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन किया गया, मतलब जो विदेशी तकनीकों को उसको अपनाना चालू कर दिया। तीसरा नंबर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन घाटा को पूरा करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन के कदम उठाए गए, मतलब उसको जो संतुलन घाटा को हो रहा था उसको पूर्ण करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन के कदम उठाए गए। इसमें देसी उत्पाद को कुछ छूट है ना एवं सहायता भी प्रदान की गई, जिसमें आयकर व अन्य कर में छूट दिया गया। चौथा नंबर देखिए विनिमय दर को समायोजित करने के लिए रुपये का 20% अमूल्य कर दिया गया, जिसमें निर्यात प्रोत्साहन आयात प्रतिस्थापन पूंजी के प्रवाह को बढ़ाया जा सके। 5वां नंबर देखेंगे व्यापार को उदार करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन व्यापार नीति 1992 से 97 5 वर्ष के लिए घोषित कर दिया गया। 6वां नंबर देखिए आयात निर्यात पर लगे अधिकतर प्रतिबंधों की समाप्ति हो गई। 7वां नंबर देखिए निर्यात प्रोत्साहन हेतु निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPG की स्थापना को बढ़ावा दिया गया। एक्सपोर्ट करके चालू है, आगे देखें 8वां नंबर चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता से विदेशी विनिमय आसान हुआ, मतलब उसके द्वारा से चालू खाता में विदेशी विनिमय प्राप्त किया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है नवीन मौद्रिक नीति में दिया गया है उदारीकरण व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौद्रिक नीति में सुधार करने के लिए नरसिंहम समिति गठित की गई। देखिए यहाँ पर है ना नैतिक मौद्रिक सुधार के लिए पैसे के बारे में, तो उसमें बताया इस समिति ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें पेश की थी। पहला, ब्याज दरों का निर्धारण स्वतंत्र पूर्वक रूप से किया जाए, अर्थात इसमें रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप ना हो। दूसरा है बैंकिंग पद्धति की संरचना नई ढंग से की जाए, मतलब जो बैंकिंग पद्धति कर रहा है उसमें नए ढंग से किया जाए। तीसरा है बैंकों को अधिक स्वतंत्र कर दिया जाए। चौथा नंबर बैंकों की लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार किया जाए। 5वां राष्ट्रीयकृत बैंकों व पूंजी बाजार से धन एकत्र करने की छूट प्रदान किया। तुम देखें कहाँ से भी आप ले सको ऐसा नहीं। 6वां नंबर निजी क्षेत्र में बैंक की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी गई निजी क्षेत्र में भी। अब देखते हैं वित्तीय का जो पैसे के साधन है भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस जो किया था उसमें बताया गया है 1991 की नवीन आर्थिक नीति में अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए निम्न प्रावधान बनाए गए थे। पहला है भारत में और अधिक विदेशी बैंकों की स्थापना की गई विदेश से और उन्हें अधिक सुविधा प्रदान की गई थी उस समय। दूसरा है विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम FEAR के अधीन आने वाले कंपनियों को रिजर्व बैंक की अनुमति बिना जमा स्वीकार करने या उधार लेने की छूट प्रदान की गई थी। तीसरा नंबर थे प्रतिष्ठित विदेशी निवेशों को भारतीय पूंजी बाजार में निवेश की छूट दी गई थी पहले, है ना। अब चौथा देखेंगे अनिवासी भारतीय NRI को भारत में रुपया एकत्र करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए। NRI जो बाहर से आते हैं बेटा है ना, उसको ध्यान रखना। विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं बैंक ने ब्रांड जारी किए अलग अलग। उसमें 5वां नंबर देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नीति। 1956 की प्रथम औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को सर्वप्रथम महत्व दिया गया था। धीरे धीरे इन उपक्रमों में अकुशल प्रबंधन, अतिरिक्त कर्मचारी, कम उत्पादन व अधिक व्यय तथा घाटे पर लगातार उपक्रम का चलाना जैसी बड़ी बाधाएं खड़ी हो गई। फलस्वरूप 17 में से 4 को छोड़कर शेष सभी को निजी क्षेत्र के लिए मुक्त कर दिया गया। पहला है अस्वस्थ व सुरक्षा संबंधी उपक्रम। दूसरा है परमाणु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, रेल परिवहन। तो इस प्रकार दिया गया आपका जानकारी में। अगला है निजीकरण जैसे आर्थिक प्रक्रियाएं जिनके अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हस्तांतरण कर दिया गया, उसे निजीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र हेतु
आरक्षित उद्योगों में निजी क्षेत्रों को प्रवेश देना भी शामिल कर दिया गया। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों बाल्को की 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की कंपनी स्टारलाइट लिमिटेड को विक्रय कर दिया गया, मतलब वहाँ पर बेच दिया गया। निजी क्षेत्र में स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया गया। आज बच्चे यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट में आपको जो है 8वें भाग के अंतर्गत आपको नवीन नीति आयात निर्यात बारे में जानकारी दिया जाएगा। गुड डे बेटा आज के लिए।